हेलो दोस्तों, आज जीव विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। बीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंस है। बीपीएससी के जो आगामी एग्ज़ाम है वो सभी को ध्यान में रखकर एक क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट जीव विज्ञान की उपशाखाएं से क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आप सभी जानते हैं, अनुवांशिक और विविधता। इसका आंसर डी हो जाएगा। जेनेटिक्स अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिक विविधता तथा वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुक्रम के सिद्धांतों और उसके व्यवहारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो आप सभी जानते हैं अनुवांशिकी, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य में लक्षणों की वंशानुगति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशानुगति आप सभी जानते हैं, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लक्षणों के वंशानुगति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अतः वंशानुगति अनुवांशिकी का आधार है। वंशानुगति वह प्रक्रम है जिस में जनक से लक्षण संपत्ति में जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न ऑर्निथोलॉजी अध्ययन करता। ऑर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑर्निथोलॉजी पूछ रहा है। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित, जबकि एवी कल्चर पक्षी पालन को कहते हैं। अगला है मोमोलॉजी निम्नलिखित में किसका अध्ययन? तो मोमोलॉजी आप समझते हैं कि फल का अध्ययन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों तथा उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को मोमोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो इसका पादप कायकी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है, इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्यों का अध्ययन करती है, पादप कायकी कहलाती है। अगला प्रश्न, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? आर्थोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑस्टियोलॉजी। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आर्थोलॉजी के अंतर्गत अस्थि संधियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी का आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? तो आप कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों के अंतर्गत 3 जोड़ी पैर वाले आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आते हैं। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तक उर्वरक है। अब प्रश्न है जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण है? तो अनुकूलन। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्प्रेरक हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांतों
को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों से साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें उनमें विविधता बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान परमाणु के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था 2 अरब वर्ष पहले। तो इसमें देख लेते हैं, डी आंसर हो जाएगा उपयोग में से सही। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि सबसे पुराना जीवाश्म लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व है। महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट्स के अवशेष माने जाते हैं जो एक कोशिकीय जीवों के समूह है। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई जिससे वर्तमान जीव जगत में सभी जीव बने हैं जीवाणु को छोड़कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज था क्रो-मैग्नन। सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों। क्रो-मैग्नन मनुष्य को था आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान था। यह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। यह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मनुष्य मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। यह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव। बात करें दोस्तों भीमबेटका में जो चित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक चयन। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति की उत्पत्ति को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया। प्राकृतिक चयन की क्रिया में अनुकूलित जीवों के लाभकारी गुण वंशानुगत रूप से अगली पीढ़ियों में जाते हैं जिससे समय के साथ प्रजातियों में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास का कारण है तो विकास के कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्पत्ति के उद्भव को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रिया और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन की ही विकास का कारण है। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्कियोप्टेरिकस है तो आर्कियोप्टेरिकस इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिकस जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। इसे पक्षी एवं सरीसृप के मध्य की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून की प्राणी है तो गर्म खून का मगरमच्छ, टोडा मछली इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। गर्म खून का पक्षी में मनुष्य होता है, पक्षी होता है। खून के प्राणी मनुष्य पक्षी होते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सब ठंडा खून के हैं। टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है जबकि मगरमच्छ सरीसृप और मछली स्पीशीज वर्ग से संबंधित है। यह तीनों गर्म खून का प्राणी नहीं, इसलिए विकल्प ई सही। अब अगला प्रश्न है दोस्तों वर्गीकी। देखते हैं पहला क्वेश्चन वर्गीकी से संबंधित। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो आप सभी जानते हैं। पहले व्यक्ति होगा एपिडिकोलर हो जाएंगे। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। एपिडिकोलर स्वीज वनस्पति थे जिन्होंने
ओनोमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों को प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में सामान्य उत्तकों जाइलम फ्लोएम की विशेषताओं को पहली बार सुनियोजित प्रयोग से पी.डी. कोंडल ने ही किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन में वह क्लोरोफिल युक्त पैटर्न एक साथ पाए जाते थे। क्लोरोफिल युक्त पैटर्न तक कवक एवं शैवाल, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है, कवक में नहीं होता है। बात करें दोस्तों, लाइकेन शैवाल में एक क्लोरोफिल युक्त पैटर्न शैवाल फाइक्रोबाइट और क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक माइक्रोबाइट एक साथ रहते हैं। यह म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। लाइकेन में प्रजनन उसके कवक घटक के द्वारा होता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करता है तो उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो सहजीवी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखितों में से सामान्य पौधा को चुनिए, तो फर्न इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्न एक सामान्य पौधा है। फर्न एक पुष्प रहित संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड ऊतक जैसे जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोराइजा संबंध में पौधों का लाभ होता है। तब माइक्रोराइजा संबंध में पौधों का लाभ होता है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, खनिज का बढ़ा हुआ अवशेष रोग से सुरक्षा। इसका आंसर सुरक्षा होना चाहिए, डी आंसर होगा दोस्तों। माइक्रोराइजर संबंध में पौधों का लाभ होता है खनिज का बढ़ा हुआ अवशेष और रोगों से सुरक्षा होता है। आंसर डी होगा दोस्तों। यह एक भी बीपीएससी में पूछा गया था। माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो कुछ कवकों, फफूंद और उच्च पादपों की जड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधों का विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्मजीव तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइक्रोराइजा युग पौधों को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृदा सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, भूरा शैवाल हरा शैवाल हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजाति है। स्पाइरोगाइरा को जलीय रेशम भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शैवाल का उदाहरण? तो शैवाल इसमें डाइटम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। डाइटम एक कोशिका वाले शैवाल है। यह पारदर्शी ओपोलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यह प्रोटिस्टा जगत के जीव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाले सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, संघ इकाई नोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो संघीय त्रिस्तरीय और उसमें सीलोमिन गुहा पाई जाती है, विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयोग में से एक से अधिक। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है।
डी आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका। संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। यह बहुकोशिकीय उपस्थिति जीव है इनमें जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियाँ होते हैं। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसे होता है तथा यह बेलनाकार होते हैं। यह ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलोमीन गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। यह गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु तो केचुआ हो जाएगा इसका आंसर, बी आंसर हो जाएगा। केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है लेकिन केचुआ का रंग लाल होता है तथा रक्त प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन घुलवा होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है तो इसका आंसर माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा जीव। वहीं सबसे बड़ा जीव तो व्हेल हो जाता है, समुद्री व्हेल। माइक्रो प्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है तो प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, विभिन्न कारणों से अब इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है। हालांकि हम पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था। कवक पौधे नहीं होते, यह जीवों का एक अलग जगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल से बाहर निकालने जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ये श्वसन नहीं ले पाते हैं, सी आंसर हो जाएगा। जल में मत्स्यों को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती है क्योंकि यह श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो मुख्यतः जल में घुलित ऑक्सीजन को वहीं ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमक्खी कॉलोनियों की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गंध से। लगभग सभी प्राणियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधि होती है। यह दृष्टि, आवाज, स्पर्श और अपनी गंध द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा उसके स्रोतों को बनाने के लिए विभिन्न नेत्र मुद्राएं करती है जबकि एक दूसरे को गंध में उससे पहचानती है। यह गंध युक्त रसायन फेरोमोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है तो स्तनधारी स्तनहीय जीव में, डी आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है। डॉल्फिन की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक और टोडा निम्नलिखित किस उभयचर का उदाहरण, तो अनुरारा इसका सी आंसर हो जाएगा। मेढक और टोरा अनुरार वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरार वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा और मजबूत होता है जिसमें उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है तो द्विगुणित होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बायोफाइटम में बीजाणु मृत कोशिका द्विगुणित होती है। बायोफाइटा में मॉस और लिवरवस्ट आदि आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बायोफाइटा को वनस्पति का उभयचर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका है। कोशिका को कोशिकाएं ये हो जाएगा दोस्तों। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिन आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यह कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना में एक
से संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता। इसलिए कोशिका सभी जीवों को मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य उसमें बिखरे हुए दोहरी कला युक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज को पूर्ण दहन इसी से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका आंसर विषाणु हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ई आंसर हो जाएगा। वायरस शब्द की उत्पत्ति वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लच। इसका आंसर ई दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष या चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणु को एंजाइम अनुपस्थित होता है किंतु कुछ विषाणु तथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं से बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इसका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ जल हो जाएगा। इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है। कोशिकाओं में जल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। निकटतम उत्तर डी हो। निम्नलिखित से आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम होती है। यह कोशिकाओं के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका के संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम होते हैं। गलत। या केवल युवा पौधों में पाई जाती है। यह भी गलत। यह विभाजन करने की क्षमता खो जाते हैं। यह भी गलत। इसका आंसर सी हो जाए सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं अस्थायी ऊतक। यह ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है विभाजन की क्षमता खो चुके हैं उन्हें अस्थायी ऊतक कहा जाता है। तब विकल्प सी सत्य है। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो आप सभी जानते हैं कोशिका भित्ति। सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधों की कोशिका को उसका नियत आकार देती है, परंतु पशुओं में कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है दोस्तों। अब प्रश्न है दोस्तों, आनुवांशिकी से निम्नलिखित कौन से एक नॉन सेंस कोड है? तो UAA हो जाएगा इसका आंसर। नॉन सेंस कोड हो जाएगा दोस्तों UAE। उस बाकी सभी सेंस कोड है UAG, UGC। इसका आनुवांशिक में mRNA 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के कोडन कहा जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडन कहा जाता है। कोडन 2 प्रकार के होते हैं। सेंस कोडन, यह अमीनो अम्ल को छोड़ और अमीनो अम्ल के कोड होते हैं जो प्रोटीन से एजेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसकी कुल संख्या 61 है। नॉन सेंस या स्टॉप कोडन या प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत देते हैं। मानक आनुवांशिकी कोड में 3 प्रमुख
स्टॉप नॉनसेंस कोडेन स्वीकार किए गए जाते हैं। यह है प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं। यूएजी और यूजीए पोल। अतः दिए गए विकल्प में यूएई को नॉन सेंस कोडेन या सेंस कोडेन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेंडल क्या आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अलैंगिक जनन इसका आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक उदाहरण है? उसे स्वप्रतिकृति के योग बताया गया था। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का एक लक्षण है जो इन्हें स्वप्रतिकृति के योग बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाला संरचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज इसमें से कोई नहीं की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसका 3D संरचना बताया था। अरविंद खुराना बताया था इसका आंसर ई हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह गलत अवधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक एमएचएफ की विल्सन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक डीएनए की खोज की। वस्तुतः विलिकन्स ने एक्सरे के विश्लेषण के आधार पर वाटसन और क्रिक द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए की कुंडलिनीकार विन्यास डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन विज्ञानी प्रोफेसर फ्रेडरिक मिशर ने की थी। इसने इसे न्यूक्लियन कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? तभी बताएं। बी आंसर हो जाए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन की हाल ही में मृत्यु हो गई, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिएगा ध्यान से इसे। जिन कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसका आरएनए और डीएनए। इसका आंसर जिन कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कह रहा है तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों। जिन कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण डीएनए उत्तरदायी होता है, हालांकि आनुवंशिक इकाई जीन है। अगला प्रश्न, डीएनए को किसने अंतः पात्र बनाया था? तो आर्थर केनबर्ग ने। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, आर्थर केनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव उर्वरक से। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें होता है तो उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों के रूप में रसायन का अधिकतम प्रयोग। यह स्पष्टतः गलत है, क्योंकि रसायन का प्रयोग की बात कर रहे हैं, यह गलत होगी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक खादों के पुनः चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों को अल्पतम मात्रा में उपयोग करना, ये भी गलत है। अगला प्रश्न सी, कार्बनिक खाद्य पुनर्चक्रण फॉर्म अपशिष्टों जैव अधिकतम मात्रा में प्रयोग, सी उपयोग में सही आंसर है इसका। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य अथवा कार्बनिक उर्वरक, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैव उर्वरक जैसे नील हरित शैवाल आदि के अधिकतम प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक के सही उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर 1-2 हो जाएगा, माइक्रो फंगी ब्लूग्रे शैवाल। इसका बी आंसर हो जाएगा, बेलिसम थेरिजियम ये नहीं होगा। माइक्रोरिज्म फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल, नीले हरित शैवाल जैव उर्वरक के उदाहरण है। बेसिलस थुरिजिनस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कीटनाशी में उपयोग में उन्नति होता है तो कीटनाशी, इसका कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर अर्थनीति दिया गया है, कीटनाशक का उपयोग यहाँ पर।
उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। यह फसल उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक, जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि आदानों के लाभ को अधिकतम करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, कंकाल व मांसपेशी तंत्र। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, कार्पल्स हो जाएगा इसका सी आंसर, और कार्टिलेज। उपस्थित एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधाती कांडर प्रोटीन व शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणामस्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपस्थित नाक, कान, कंठ और श्वास नली तथा केशरुक तंत्र में उपस्थित केशरुक तंत्र में अस्थियों के मध्य उपस्थित होती है। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देती है, साफ साफ गलत। मांसपेशी जोड़ों में काम करते हैं, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। मांसपेशी एक व्यक्ति के चलने, बोलने आदि काम में सहायक होता है। यह दिल के धड़कन, श्वसन और पाचन में सहायता करती है। तापमान विनिमय और दृष्टि रहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ों में कार्य करती है और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। तब विकल्प एक में दिया गया कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोपिन। इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन पतला तंतु और मायोसिन मोटा तंतु मांसपेशियों के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग के उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तो उपकला कोशिका फेफड़ा, बाल, नाक। इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। उपकला ऊतक इपिथेलिया टिश्यू एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए होती है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों जैसे जीवा, वृक्क, नली, लाल ग्रंथि, स्वेज ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख व कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो इसका आंसर पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। पॉलीसेकेराइड भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती है, तब शरीर के ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मानव की हाथों और पैर की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 50%। वयस्क मानव की सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि हमारे ऊपरी और निचले पादों, अंगांगों अर्थात हाथ, पैर तथा इंडेक्षण में जोड़ने वाली मेखलाओं में 126 हड्डी आती है, अर्थात यह कुल हड्डियों का लगभग 60% होती है। इसका वितरण निम्नलिखित है। ऊपरी अर्थात उच्च अग्रांग मेखलाएं 4, हाथ 60 और वहीं निचले पाद में 2 टांग 60 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
केशरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, 31 जोड़ी। केशरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि कपाल तंत्रिकाएं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 होता है दोस्तों, कोई नहीं दिया है आंसर। एक वयस्क मनुष्य कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों कुल संख्या 29 होती है। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। 10 से 14 हड्डियां चेहरे की 6 मध्य कनों तथा हाइड्रा नामक अस्थियां होती है। यह हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है तो खोखली होती है, ठोस होता है, और खोखली भी सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटे होते हैं, अक्षर ई कंकाल 60, उपकंकाल 126 होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य की अवशेषी अंग नहीं है? कपाल कंग, इसका सी आंसर हो, सामने वाला दांत, चपटे दांत, कृत्रिम। जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें अवशेषी अंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इससे पूर्वज के क्रियाशील अंगों के समझात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिसेशिका एवं आंत की निमेषण झिल्ली तथा कर्णपाली की मांसपेशी कृत्रिम अवशेषी अंग नहीं। अगला प्रश्न है, मांसपेशी की हड्डी में जोड़ता है तो हड्डी मांसपेशी और हड्डी को कंडरा जोड़ता है, सी आंसर हो जाएगा। टेंडोन, कंडरा टेंडोन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की अस्थियों का या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है, जबकि अस्थिबंध लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, बी आंसर हो जाएगा, नितंब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो आप सभी त्वचा, इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न, त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्टेपेडियम हाई एक मांसपेशी होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। स्टेपेडियम मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होता है। यह स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करता है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। अब प्रश्न है दोस्तों, पाचन से संबंधित, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ग्लूकोज, जिस बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि में होता है। यह हार्मोन है जो प्रोटीन जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन का मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, डी आंसर हो जाएगा।
शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शर्करा, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शर्करा शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषी होकर रक्त में विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लूकोज मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो आंत को प्रभावित करती है। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। टाइफाइड अंतर्ज्वार रोग हैजा हाथ को प्रभावित करती है। वहीं टीबी, प्लेग, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, टेटनस कोड तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। वहीं डिप्थीरिया काली खांसी श्वास नली को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा हृदय? इसका आंसर डी हो जाएगा। यकृत प्रभावित होता है। यकृत एक मुख्य पाचन ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम लाइपेज का स्रोत होता है। तो लाइपेज आप सभी जानते हैं कि अग्नाशय से होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वाष्पीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से लाल ग्रंथि, अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचक एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है दोस्तों। वह एंजाइम जो हमारे मुख में भोजन के साथ मिलता है, माइलेज इसका आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला प्रमुख एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट से स्रावित होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में उपस्थित पैराइट ऑक्सीलिन्स कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने के कारण अपाचन हो सकता है। अपाचन में मुक्ति पाने वाले हम दूधी या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे कई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल से के प्रभाव में उदासीन कर देता है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील अंग? तो इसका पीछे वाला भाग सी आंसर हो जाएगा दोस्त। मानव जीभ का अग्रभाग मीठे, पिछले भाग कड़वे, पक्ष किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी में बड़ा स्रावी के रूप में होता है? तो अग्नाशय सी आंसर हो जाएगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य बहिस्रावी या मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है। अंतःस्रावी या मुख्यतः रक्त शर्करा में विनियमित करता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल में कौन सा भाग यकृत में पित्त प्राप्त करता है? तो यकृत से पित्त छोटी आंत प्राप्त करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। छोटी आंत में जैसे जेजिटम, इलियम सबसे छोटा होता है, डेडेनम 3 भाग होता है छोटी आंत का। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
यह छोटी आंत के तंतु पय अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे अंतःयोजन अर्थात मेजिस्ट्रो में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी मुख्य विशेषता है पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया तथा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन आदि। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आप सभी जानते हैं थायराइड, लेकोमिल, प्यूटरिक, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आंसर सी हो जाएगा, लेक्टुमल नहीं हो जाएगा। लेकिमल ग्रंथि आशु ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह ग्रंथि प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंसू स्रावित होता है। यह प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। अंतःस्रावी ग्रंथि नालिका विहीन होती है, जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूटरिक, पीनियल, थायराइड, अधिपिकर, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथि भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? तो इसका आंसर है तीखा और मसालेदार हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीव के स्वाद है। तीखा तथा मसालेदार जीव का स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद मुख्य रूप से मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमोनियम क्लोराइड को छठे स्वाद के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया है। अगला प्रश्न है, विटामिन एवं पोषण से निम्नलिखित कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट? तो चावल, सी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में चावल, गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। हालांकि 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मात्रा होती है। वास्तव में चावल में लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। एक वयस्क मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेलार्ग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। पेलार्ग विटामिन B3 निक अथवा निकोटीन अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। पेलार्ग रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावित होती है? डी आंसर हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के नेप्थोक्विनोन की कमी से शरीर में रक्त का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर भी के ही होगा, विटामिन के हो जाएगा दोस्तों, डी। प्रतिस्पंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का उपयोग किया जाता है। इस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी वाले विटामिन को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में यकृत विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी तथा जीरोपैथ
लेमिया हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली या का तेल, गाजर इत्यादि। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोपैथेलीमिया, टोकोफेरॉल। अर्गो सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर रेटिनॉल ए। इसका आंसर बी हो जाएगा, टोकोफेरॉल बेरी। रेटिनॉल अर्थात विटामिन की कमी से जेरोपैथेलीमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल D3 तथा ओलिगोपेरॉल की कमी से बच्चों में इरेक्टस नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल की कमी से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी विटामिन अर्गो कैल्सिफेरॉल कहलाते हैं? तो D2 कहलाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो जाएगा विटामिन D2। निम्नलिखित में से किस विटामिन को सही सुमेलन नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा सही है, विटामिन D2 सही है, या कार्ड यकृत तेल ये भी सही है, विटामिन E गेहूं अंकुरित तेल सही है, विटामिन K अल्फा सभी सही है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, अर्थात इसमें विटामिन B1 की बहुत कम मात्रा प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई अपशिष्ट उत्तर होगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट B12 आंसर में हो जाएगा दोस्तों। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाता है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करता है। कोबालामिन निम्नलिखित किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तभी बताएं। B12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। डी आंसर हो जाएगा। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के अपचय को नियंत्रित कर इससे ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण एक नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संयोजन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जैविक झिल्ली किससे बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन के संयोजन से प्रत्येक। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक प्रजाति कोशिका। जैविक झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड एवं प्रोटीन के विभिन्न संयोजनों की बनी होती है जो प्रजाति कोशिका प्रकार एवं अंग के लिए विशिष्ट होता है। आधुनिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली का मूल ढांचा फास्फोरिक की द्विपरत होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तैरते हुए या धंसे हुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया तेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एंजाइम हो जाएगा इसका आंसर। सी हो जाएगा।
एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो प्रायः एक प्रोटीन होता है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और विघटन दोनों को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी, इसका सी आंसर हो जाए, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी एक का रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वच्छ रखने में मदद करता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियमन करते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन है, तो स्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी का, सी आंसर हो जाएगा। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्राप्त पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो थायराइड आयोडीन, इसका आंसर हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन TSH या थायरोटोपिन है जिसका स्राव अगर प्यूटरी की थायरोटाइड कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि में TSH का स्रावन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड की अधिकांश हार्मोन स्रावन करने के लिए प्रेरित करता है तथा शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है तो गाजर होता है, सी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी, जेरोपैथेमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो गाजर में सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन इसमें से कोई नहीं हो, BC पानी में घुलनशील होता है, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 13 प्रकार विटामिन ज्ञात हो चुकी है जिसकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन की सहायता आहार कारक भी कहा जाता है। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर शराब में, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। खमीर मुख्यतः सैक्रोमाइसिस सेरेन्सी का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह अनाजों की शर्करा को एथेनॉल में परिवर्तन कर देता है। इसका उपयोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषण पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को इम्पोर्टेंट होगा। चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब न करना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी कैंडिडेट BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको लाभ मिल सके तथा कोई भी एग्जाम में बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व कर दे।
ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फुली डिस्कशन भी कराया जा रहा है, जिससे आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। और इसको आगे वाला चैप्टर देखते हैं। आगे वाला क्या चैप्टर है? आगे वाला श्वसन तंत्र से संबंधित चैप्टर है दोस्तों। श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन शुरू करते हैं।